अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं डिटरमिन एंड इक्विमोमेंटल सिस्टम। हमारा टॉपिक चल रहा था इक्विमोमेंटल सिस्टम और ये अब हम किन फिगर्स के लिए कर रहे हैं वो है फॉर अ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना ऑफ मास कैपिटल एम। कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल मौजूद है जिसका मास कैपिटल एम है तो हमने ये ढूंढने हैं कि उसके इक्विमोमेंटल सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कह दिया कंसिडर अ ट्रायंगुलर लेमिना, जो कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि आपने एक ट्रायंगुलर लेमिना को कंसिडर करना है। इसके बाद ट्रायंगल कौन सी है, ए बी सी। हमने कह दिया कि ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी और सी और मैस इसका क्या है, कैपिटल एम है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, वी वांट टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल अबाउट द लाइन एल। अब हमने एक लाइन एल ड्रॉ कर ली, इसको आपने कुछ इस फॉर्म में लाइन जो आपने ड्रॉ की है ये लाइन एल ड्रॉ कर ली। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सच दैट द डिस्टेंसेस ऑफ ए बी सी फ्रॉम एल। अब अगर आप इस लाइन एल को ए से मिलाते हैं तो ये डिस्टेंस H1 बन जाएगा, बी से मिलाते हैं चूँकि ये डिफरेंट डिस्टेंस होगा तो इसको हमने H2 कह दिया, और अगर आप सी से मिलाते हैं तो इसको आपने H3 कह दिया। मतलब इस लाइन का ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स के साथ जो डिस्टेंस है उसको आपने H1, H2 और H3 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सपोज एल डैश पैरेलल टू एल थ्रू वर्टेक्स ए। अब आपने एक और लाइन ड्रॉ की एल डैश जो कि इस वर्टेक्स ए में से पास कर रही है और ये जो ऊपर वाली लाइन मौजूद थी इसके क्या है, पैरेलल है। फ्रॉम डायग्राम मैस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब अगर आप डायग्राम को देखें तो ट्रायंगल आपके पास कौन सी थी, ये ए बी सी मौजूद थी। अब इसके मैस की अगर हम बात करें तो इसका जो मैस होगा वो किसके इक्वल होगा, इस पूरी ट्रायंगल के मैस के, और अगर आप माइनस कर दें इस ट्रायंगल के मैस को, माइनस आपने इस ट्रायंगल के मैस को, मतलब एक ये वाली पूरी ट्रायंगल है और इसमें से अगर आप इस मैस को माइनस कर दें तो आपके पास इस ट्रायंगल का मैस आ जाएगा। यही बात हमने लिखी है कि ट्रायंगल ए बी सी का जो मैस है वो मैस ऑफ ट्रायंगल ए सी डी और ए बी डी। पहली ट्रायंगल कौन सी थी, ए सी और डी, इसका पूरे का मैस, और ए बी डी इसके मैस को अगर माइनस कर दें तो ये ट्रायंगल जो आपके पास मौजूद है इसका मैस आ जाता है। अब जो मैस है ए सी डी का, इसको हमने M1 का नाम दिया है और जो दूसरी ट्रायंगल का मैस है इसको हमने M2 का नाम दिया है। दोनों का डिफरेंस किया तो आपके पास है कैपिटल M जो आपने मैस सेलेक्ट किया हुआ था ट्रायंगल के लिए। वेयर M1 एंड M2 बी मैसेज ऑफ ट्रायंगल, मतलब रिस्पेक्टिवली इन दोनों, इसकी ट्रायंगल का मैस M1 है और जो सेकंड ट्रायंगल है उसका मैस क्या है, M2 है। अब हम क्या बात करना चाह रहे हैं कि अगर आप दोनों की रेशियो ले M1/M2 तो मैस क्या होता है, मैस होता है डेंसिटी इनटू, असल में आपके पास डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम। आपके पास ट्रायंगल है तो एरिया आ जाएगा, मैस पर यूनिट एरिया, तो मैस किसके इक्वल आएगा, रो ए के इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी इनटू एरिया के इक्वल आ जाएगा। तो एरिया आपके पास ट्रायंगल का क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, और नीचे वाली ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही तो इसका एरिया भी क्या होगा, बेस इनटू हाइट। अब अगर हम बेस की बात करें तो बेस ऑफ ट्रायंगल ए सी डी ए बी डी इज सेम विच इज़ ए डी, कि इन दोनों ट्रायंगल्स की बेस जो है वो क्या है, सेम है, ए सी डी और मतलब अगर आप एक ये बड़ी ट्रायंगल लेते हैं और एक आपने कौन सी ट्रायंगल ली थी, ये वाली छोटी ट्रायंगल ली थी, तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास ये ए डी दोनों में कॉमन है और ये क्या है, बेस ऑफ द ट्रायंगल है। इट मीन्स आपके पास बेस क्या आ गई, ए डी आ गई। हाइट ऑफ ए सी डी की अगर आप बात करें, ए सी डी इसकी अगर आप हाइट की बात करें तो आपको पता है ओवरऑल हाइट क्या है, आपके पास एच है, एच में से अगर आप इस ऊपर वाले H1 को माइनस कर दें
ओवरऑल हाइट अगर आपके पास क्या है हम एच की बजाय हम H1 2 3 की फॉर्म में इसको लिखते हैं कि हाइट ऑफ ए सी डी अगर आप देखें तो इसकी हाइट क्या बनती है, ए सी और डी अगर आप देखें तो इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, H1 है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, इस ट्राइंगल की हाइट फाइंड आउट करनी है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास इसको फाइंड आउट करने के लिए ये ओवरऑल लेंथ आपकी H2 मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, H2 में से H1 को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास रिक्वायर्ड हाइट आ जाएगी, एक दफ़ा ट्राइंगल ABD की और एक दफ़ा ट्राइंगल ACD की। अब आपने क्या करना है, इन दोनों हाइट्स को जो है यहाँ पे आपने रिप्लेस किया, बेस को रिप्लेस किया, AD इसके साथ कैंसिल, 1/2 इससे कैंसिल, रो से कैंसिल। तो जस्ट जो हाइट्स का डिफरेंस है वो आपके पास M1/M2 में इन्वॉल्व होगा। इसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड से जो है वो M1 को आपने किया सब्ट्रैक्ट, सो M1/M2 -1 आ गया। इसके बाद यहाँ से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, इसके बाद हमने लिया एलसीएम और राइट हैंड साइड को किया सिंप्लीफाई, तो आंसर क्या आया, H3 - H2 ओवर H2 - H1। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, M/M2 मतलब M1/M2 इज़ इक्वल टू इस फॉर्म में आ गया। M/M2 आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ गया। M किसको हमने नाम दिया था, कैपिटल M हमने नाम दिया था कैपिटल M1 -M2, इन दोनों के डिफरेंस को कैपिटल M नाम दिया था। इसलिए जब इन दोनों का डिफरेंस आ गया, किया भी हमने इसीलिए था, जब आपके पास M1 -M2 आया तो आपने इसको कैपिटल M के साथ रिप्लेस कर दिया, M2 की वैल्यू इज़ इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। नाउ अब M1 किसके इक्वल है, आपको पता है कि आपने M1 माइनस M2 को किसके इक्वल रखा, कैपिटल M के इक्वल। अगर आप यहाँ से M1 की वैल्यू निकालें तो ये क्या बनेगा, M1 इज़ इक्वल टू M + M2, ये वाला उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो M2 की वैल्यू क्या आई थी, ये वाली वैल्यू आई है, M2 की जगह पे आपने इसको रिप्लेस किया, M दोनों में मौजूद है तो ये कॉमन आ गया। इसके बाद आपके पास ये कुछ इस फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा, आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये लिख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल ABC अबाउट L' इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल ABCD अबाउट लाइन L', ये किसके इक्वल आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल ACD अबाउट L' माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल ABD। अब इन दोनों की हाइट्स आपके पास मौजूद हैं, तो हमने इसकी हाइट H3 - H1 का स्क्वायर था उसको लिख दिया। ये आपके पास ये फार्मूला जो था ना ये ऑलरेडी मौजूद था, 1/6 mH²। आपको जस्ट हाइट चाहिए थी, मैसेज तो आपने पहले लेट किए हुए हैं। फॉर ट्राइंगल अबाउट इट्स फॉर ट्राइंगल अबाउट इट्स बेस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/6 mH² होता है। पहले ट्राइंगल के लिए हमने M1 पुट किया और ये उनके जो है H हाइट का डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया। इसके बाद आपका ये वाला M2 आया और ये वाला जो है वो हाइट का स्क्वायर आ गया। इसके बाद हम इसको अगेन क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरीके से करेंगे, M1 की जगह पे हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया है। M1 की जगह पे हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की, यहाँ पे M2 की वैल्यू पुट की। इसको नेक्स्ट हमने H3 - H1 है तो इसका क्यूब हो जाएगा ऊपर जाके, और नीचे H3 - H2 दोनों में सेम है तो हमने कॉमन ले लिया, कैपिटल M भी सेम है तो वो भी हमने कॉमन ले लिया। अंदर दोनों टर्म्स का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। इसको हमने किया सिंप्लीफाई करने के बाद जो जो टर्म्स मौजूद थी उनको आपस में करवाया मल्टीप्लाई। देन हम क्या कर रहे हैं कि सपोज जी बी सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। आपके पास ये जो ट्राइंगल मौजूद है, हमने कहा कि इसका ये चूँकि 2 डायमेंशनल है तो इसके सेंटर को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। तो जी आपने सेंट्रॉइड ले लिया इस ट्राइंगल का, देन जी ऑफ, इसके बाद अगर आप देखें तो
तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि जी क्या है, आपके पास सेंट्रॉइड है ए बी सी ट्राइंगल का। अगर आप सेंट्रॉइड की देखें तो ये इसके कहीं सेंटर में मौजूद होगा। हमने कह दिया कि ये जो जी है ये यहाँ पे लोकेट कर रहा है। अब हमारा टारगेट इसका वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। क्यों फाइंड आउट करना है? क्योंकि आप इसका इस एल डैश के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जो कि वर्टिकल है। वर्टिकल लाइन पे आपके पास एक्स 0 होता है। अब अगर आप इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए आपको ए बी सी तीनों की हाइट्स चाहिए, हम क्या करेंगे, ए की इस एल डैश के साथ हाइट, चूँकि दोनों एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरीके से बी की इस एल डैश के साथ हाइट क्या होगी, ये ऊपर वाली हाइट h1 है और ये कंप्लीट हाइट h2 है, तो ये h2 माइनस h1 बन जाएगा। इसी पैटर्न पे आपके पास सी की भी आपने हाइट कैलकुलेट कर ली लाइन एल डैश से, तो ये कंप्लीट हाइट h3 है। अब ये वाली ऊपर वाली हाइट h1 है तो ये बन जाएगा h3 माइनस h1। तीनों की सेपरेट हाइट्स आ गई हैं। तो अब आपने क्या किया, अब आपने कहा है कि सपोज जी बी सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन जी। अब अगर आप देखें तो आपने कहा था कि एक ही हाइट चूँकि सेम वहीं पे मौजूद है तो h1 माइनस h1 0 हो जाएगा। इसके बाद फ्रॉम लाइन एल डैश की हम बात कर रहे हैं। बी हैज़ हाइट, बी की हाइट आपके पास h2 माइनस h1 आई थी, सी की हाइट h3 माइनस h1 आई थी। वाई कंपोनेंट निकालने के लिए आपने क्या किया, तीनों को ऐड किया और 3 पे किया डिवाइड, तो आपके पास ये सेंट्रॉइड आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम इसको आई एल डैश मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लाइन एल डैश इज इक्वल टू आई जी प्लस एम डी डैश स्क्वायर। डी डैश अभी जो आपने कैलकुलेट किया था सेंट्रॉइड का कंपोनेंट उसका स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद आपके पास आई एल डैश किसके इक्वल आएगा, जो कि अभी आपने कैलकुलेट किया था, ये कैलकुलेट किया ना आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला आई एल डैश, इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन है आपने वो वाला लिख दिया। माइनस कैपिटल एम आ गया और डी डैश की जगह पे ये आ गया, इसका आपने लिया स्क्वायर। इसको हम करेंगे अब सिंप्लीफिकेशन इसकी, और जो भी अंदर टर्म्स होंगी उनको हमने कंबाइन कर लेना है, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। ये है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड अगेन बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब अगर आप देखें तो आपके पास जो है अगेन आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया है किसके अबाउट, क्योंकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन एल चाहिए था, तो आपने सेंट्रॉइड का यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड प्लस एम डी स्क्वायर। डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ जी फ्रॉम एल, मतलब जी का जो एल के साथ डिस्टेंस है वो आपके पास आएगा। इस जी का इस एल के साथ डिस्टेंस, ऊपर वाले एल के साथ जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या कह दिया, डी का नाम दिया। ठीक हो गया। क्योंकि ये एल और जी के दरमियान जो है वो एल और जी आपस में पैरेलल हैं, तो इन दोनों के दरमियान ही डिस्टेंस आएगा जो कि किसके इक्वल है। अब आपके पास जी का जो डिस्टेंस था वो एल डैश से किसके इक्वल था, वो था डी डैश, और ऊपर वाला डिस्टेंस आपने देखा वो h1 है। यहाँ से मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ। इस जी का जो है ना, यहाँ से इस जी का इस लाइन एल डैश से डिस्टेंस आपने कहा था ये डी डैश है। अब हम इस जी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इस लाइन एल से, इस जी का इस लाइन एल से। अब ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस था ना वो क्या था आपके पास h1 था। इसका मतलब ये डिस्टेंस तो आपको ऑलरेडी पता है। अब सिंपली आप इसमें क्या करेंगे, ये वाला h1 आप इसमें ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से आपका डिस्टेंस आ जाएगा इस पॉइंट जी से इस लाइन एल तक। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आया है डी डैश प्लस h1, डी डैश की वैल्यू जो ऊपर आपने फाइंड आउट की थी प्लस h1 आपने कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया, ये एक्सप्रेशन बन गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट अभी आपने कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू को रिप्लेस किया, प्लस कैपिटल एम और इस इस डी का स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगेन आप सिंप्लीफाई करेंगे, जो कॉमन आता है वो कॉमन लेंगे। उसके बाद अगर आप इस स्टेप से देखें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसको हमने सिमेट्री वाली फॉर्म में लिखना है, तो आपने क्या किया,
ये 2 टाइम्स h1 का स्क्वायर था, तो आपने इसको h1 स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर कर दिया। एक h1 स्क्वायर आपने यहाँ पे अटैच कर दिया, एक यहाँ पे अटैच कर दिया। ये मतलब जितने भी डिवाइस थे उनको आपने सिंगल टाइम्स कर दिया, और जो प्रोडक्ट वाले टर्म्स होती हैं वो तो ऑलरेडी ही डिवाइस होती हैं, जो सिंगल टाइम की है उनसे आपने स्क्वायर कंप्लीट कर लिए। तो 3 आपके पास 3 प्रोडक्ट टर्म्स हैं, तो स्क्वायर भी आपके पास कितने कंप्लीट होंगे, 3 स्क्वायर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो m/3 आपके पास यहाँ पे 12 था ना, तो 12 को आपने ब्रेक कर लिया 4 × 3 में। ये वाला 4 आपने अंदर अप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 4। ये आपने क्यों किया, ताकि आपके पास इसका स्क्वायर बन जाए। Thus, equimomental of triangle ABC is the system of particles of masses m/3। अब हम इक्विमोमेंटल की बात कर रहे हैं, तो इसके इक्विमोमेंटल कौन सा सिस्टम होगा, ये जो IL था, इससे पहले आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो क्या आया था। खैर इसको हम देखते हैं कि ये जो इक्विमोमेंटल सिस्टम होगा ये कौन सा होगा। दस इक्विमोमेंटल ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैसेज m/3। मतलब आपके पास अगर 3 पार्टिकल्स मौजूद हैं, तीनों के मैसेज क्या हों, m/3 हों, प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब मैसेज तीनों के क्या हैं, m/3 हैं, और कहाँ पे प्लेस हैं आपके पास ये मिड पॉइंट्स पे। तो अगर वो मिड पॉइंट्स पे प्लेस कर दिए जाएं तो तब वो सिस्टम जो है इसके इक्विमोमेंटल होगा, अदरवाइज इक्विमोमेंटल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट अ यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब ऑफ मास M इज़ इक्विमोमेंटल विद। हमने ये शो करना है, आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब है। यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब है, क्यूब का मतलब उसकी तीनों डायरेक्शंस जो डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी, और इसका मास क्या है, M है। अब आपने ये शो करना है कि ये जो सिस्टम है ये इक्विमोमेंटल है किससे। अगर एक और सिस्टम लें जिसका मास m/24 हो एट मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स, और वो कहाँ पे लें कि उसके एंड पॉइंट्स के जो हैं एट मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स एजेस। मतलब ये जो क्यूब है आपके पास इस तरीके से क्यूब है, इसके मिड पॉइंट पे आपने क्या लेना है, मैसेज लेने हैं m/24 एंड m/2 एट इट्स सेंटर, और इसके सेंटर पे मैस आपने क्या लिया है, m/2 लिया है। सबसे पहले पार्ट हम ये वाला करेंगे। सबसे पहले आपने लेट कर लिया, ये क्यूब मौजूद है, क्यूब मौजूद है, तो आपने कह दिया है कि ये वाले इसकी जो वर्टिसेस हैं वो क्या हैं, एक्स एक्सिस पे भी कट कर रहा है। ओ तो ओरिजिन आपके पास आ गया, इसके बाद ए आ गया, बी आ गया, यहाँ पे आपका ये ई है, ई यहाँ पे है, उसके बाद सी, मतलब ABC, और साथ में आपके पास ओ मौजूद है। इसके बाद आपने क्या किया, जो वर्टिसेस उसके एक्सिस पे मौजूद नहीं है उनको आपने EFG का नाम दे दिया। ये E, ये F, ये G, और ये इसको आपने D का नाम दे दिया। पहले वाले OABC हैं, और फिर यहाँ पे आपने इनको फर्दर कोई भी आप लेबलिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमने कह दिया कि ये वाले जो हैं इसके मिड पॉइंट्स मौजूद हैं, इन मिड पॉइंट्स पे मैसेज क्या हैं, m/24। जितनी भी एजेस मौजूद हैं उनके आपने लेने हैं मिड पॉइंट्स, वहाँ पे आपने मैसेज कह देने हैं कि m/24 मौजूद हैं। उसके बाद जो उसका सेंट्रॉइड था इस स्क्वायर का, उसका जो मास था वो m/2 था। अब हम इसको शो करने लगे हैं, ये इक्विमोमेंटल सिस्टम है किसके, यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब ऑफ मास M। सॉलिड क्यूब मौजूद है तो 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है तो वॉल्यूम आएगा। हमने कह दिया सपोज AB डायमेंशन ऑफ द क्यूब विद मास M एंड डेंसिटी रो किसके इक्वल आएगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्यूब है तो तीनों साइड सेम होंगी, तो वॉल्यूम क्या आ गया, A क्यूब। लेट G बी सेंटर और सेंट्रॉइड ऑफ द क्यूब हैविंग एक्सिस। हमने कह दिया कि G जो है वो सेंटर या फिर सेंट्रॉइड है क्यूब का, जिसके एक्सिस अलॉन्ग x डैश हैं, अलॉन्ग y अलॉन्ग z डैश हैं, अलॉन्ग y क्या है, y डैश है। मतलब डैशेस की फॉर्म में हमने इसके एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करने लगे हैं, अबाउट G Z डैश।
अबाउट जी जी डैश, मतलब जी डैश के अबाउट हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। तो जी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में क्या आ गया डी एम। इसके बाद अगर आप देखें तो डी एम की जो वेरिएशन होगी वो वॉल्यूम है, डी एक्स डी वाई डी जी। क्यूब है, क्यूब की जो आपके पास लेंथ है वो ए थी, लेकिन ये चूँकि सेंटर है तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, -a/2 से लेके +a/2। हमने ये रॉड में भी ये बात डिस्कस की थी कि अगर आप सेंटर के अबाउट कंसिडर करते हैं तो दरमियान वाले को आप ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेफ़्ट पे -a/2 और राइट पे +a/2। तो इस तरीके से इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई। नेक्स्ट इंटीग्रेट करना काम है और लिमिट्स को आप पुट करते जाएंगे तो आपके पास ये आ गया 1/6 ma² विच इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट जी डैश, मतलब जी डैश। इसके बाद है क्यूब हैज़ 12 एजेस। कितने एजेस हैं क्यूब के आप खुद देख लें। 4 इसके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 वाला कहाँ गया। तब आप देखें ना कि हर साइड पे आपके पास 4 एजेस हैं, फ्रंट पे 4, बैक पे 4, फिर साइड लेफ़्ट साइड पे 4 और राइट साइड पे 4। तो आपके पास कितने हो जाएंगे, इसमें से 4 आपके ओवरलैप कर रहे होंगे तो टोटल आपके पास ये 12 एजेस हो जाएंगे। तो हमने कह दिया कि क्यूब जो है वो कितने एजेस रख रहा है, 12 एजेस हैं। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा, m/2 सेंटर पे, मतलब सेंटर वाले पे m/2 है। इसके बाद 12 को आपने m/24 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास ये 12 टू द 24 तो कैपिटल M आ गया। तो टोटल मास जो द सिस्टम का है वो क्या है, कैपिटल M है। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आई जी जी डैश मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8 टाइम्स आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट सिस्टम का है अबाउट जी डैश। तो इसमें हमारे पास, इसको हम ब्रेक करेंगे। इसके टोटल कितने एजेस थे, 12 एजेस थे और एक सेंटर था। इसको एजेस को जो है वो हम मैस वाइज डिफरेंट थे और सेंटर का मैस m/2 था, तो इसलिए इसके हिसाब से ये ब्रेक होंगे। और सेकंड जो है ये अपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से भी ब्रेक होंगे। अब आपको पता है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसमें 8 साइड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें मैस टोटल 12 में मैस m/24 था ना, उसमें से जो 8 एजेस हैं उसमें जो डिस्टेंस आता है वो क्या आएगा, हाफ आएगा। सेंट्रॉइड की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, +4 का जो डिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से आएगा, जैसे ये भी हाफ है ये भी हाफ है। तो परपेंडिकुलर जो एक्सिस बनता है ना वो 4 ऐसे एजेस हैं जिनमें ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है। तो ये कैसे आएगा, हमने यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करते हुए a/2 आ गया और सेंट्रॉइड का सेंटर से ही डिस्टेंस 0 होता है तो साथ में ये 0² आ जाएगा। इसका हमने मल्टीप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर है 1/6 ma²। The system I is equimomental with cube about GZ डैश। इसका मतलब सिस्टम क्या है, इक्विमोमेंटल है। सबसे पहले तो देखें ना कि इसमें आपके पास क्या था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, 1/6 ma²। इसके बाद हमने फर्स्ट सिस्टम के लिए कैलकुलेट किया तो आपके पास क्या आया, 1/6 ma²। मतलब फर्स्ट सिस्टम और जो आपके पास क्यूब के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थे वो दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। द सिस्टम आई इज इक्विमोमेंटल विद क्यूब अबाउट जी डैश। क्यूब इज सिमेट्रिक सो सिस्टम आई इज इक्विमोमेंटल, क्योंकि क्यूब सिमेट्रिक होता है, तीनों के साथ उसका डिस्टेंस सेम होता है तो बाकी के जो एक्सिस हैं उनके अबाउट भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं वो किससे रिलेटेड था। सेकंड पार्ट है कि आपके पास मैसेज m/24 ही हैं, पहले भी m/24 थे लेकिन पहले किस पे थे, एट मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स एजेस। अब मैसेज कहाँ पे हैं, एट इट्स कॉर्नर्स, मतलब इनके जो क्यूब के जो कॉर्नर्स जो वर्टिसेस मौजूद है ना उस पे मैसेज m/24 है। एंड 2/3 m
एट इट्स सेंटर, पहले m/2 था सेंटर पे, अब 2/3 m कहाँ पे है, सेंटर पे है। अब हम चेक करने लगे हैं क्या ये आपके जो क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसका और इसका मैच करता है या नहीं करता। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया कि क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं। तो अगर आप एक क्यूब को देखें तो उसके 8 कॉर्नर्स होते हैं, 4 फ्रंट एंड 4 बैक कॉर्नर्स। तो आपके पास 8 कॉर्नर्स हैं। टोटल मैस की अगर आप बात करें तो एक कॉर्नर पे मैस क्या था, m/24। टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मैस आपके पास आ जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ सेंटर भी मौजूद है, तो सेंटर का भी मैस आपने उसमें ऐड कर लेना, तो टोटल मैस आ गया कैपिटल M। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास ये डायग्राम में ये कॉर्नर्स मौजूद हैं, ये वाले कॉर्नर्स मौजूद हैं, कॉर्नर्स पे मैस है। उसके बाद ये सेंटर मौजूद है, सेंटर पे मैस 2/3 m मौजूद है। अब अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करें अबाउट जी डैश, मतलब उसी एक्सिस के अबाउट सेकंड सिस्टम का, तो आपको पता है कि 8 इसके कॉर्नर्स हैं और हर एक का जो है वो मैस क्या है, m/24 है। अब इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब ये आपके पास इस तरह से लाइन आएगी। तो इसका किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, जो अभी आपने मेथड ये वाला जो इसी मेथड के थ्रू आप इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो चूंकि बॉडी आपकी सेम है तो सेम वही आएगा, सिर्फ मैसेज का फ़र्क है और मैस इसमें यूज़ ही नहीं हो रहा। तो आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस 2/3m, क्योंकि आप जी के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका इसी से डिस्टेंस 0 होगा, तो आपने 0 स्क्वायर लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आया, ma²/6 या 1/6 ma²। तो आपका जो ओरिजिनल जो क्यूब था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यही आया था जो आपने कैलकुलेट किया था, 1/6 ma²। किसके अबाउट, एक्सिस सेम होना चाहिए, ये नहीं करना आपने जो क्यूब का जिस भी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट आपने एक का किया है, जिस बॉडी को आप इक्वी मोमेंटल शो करना चाह रहे हैं, तो बाकी बॉडीज़ का भी उसी के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। इससे हमें ये मालूम हुआ कि ये दोनों सिस्टम का जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। द सिस्टम 2 इज़ इक्वी मोमेंटल विद क्यूब अबाउट जी डैश। साथ में एक्सिस भी मेंशन करना ज़रूरी है कि किस एक्सिस के अबाउट सेम होगा। क्यूब इज सिमेट्रिक सो सिस्टम 2 इज इक्वी मोमेंटल, क्योंकि एक एक्सिस के अबाउट सेम है तो क्यूब सिमेट्रिक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सब में सेम रहेगा, तो इसलिए बाकी तमाम एक्सिस के अबाउट भी इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो इक्वी मोमेंटल सिस्टम्स हमारा टॉपिक था, जिसमें सबसे पहले हमने कुछ नॉन जो आपके पास फिगर्स थे उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट फिगर्स मौजूद थे, तो डिफरेंट क्वेश्चंस मौजूद थे विद डिफरेंट मैसेज एंड रेडियसेस, तो हमने उनको चेक किया कि अगर वो आपस में क्या हैं, इक्वी मोमेंटल सिस्टम बना रहे हैं तो फिर क्या रिलेशनशिप होगा कि जो उसको इक्वी मोमेंटल सिस्टम बना देगा। तो किया हमने ये कि उनके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आपस में सेम रखे। सेम रखने के बाद जो आपके पास रिलेशनशिप डेवलप हुआ, हमने उसी को कह दिया है कि अगर ये आपके पास इन दोनों का कुछ इस टाइप का रिलेशन होगा तो आपस में इक्वी मोमेंटल सिस्टम प्रोड्यूस करेंगे। इक्वी मोमेंटल सिस्टम थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि ऐसा सिस्टम इक्वी मोमेंटल होता है जिसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक लाइन के अबाउट क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब सिस्टम्स जो हैं वो इक्वी मोमेंटल कहलाएंगे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट क्या रहें, सेम रहें। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हुए करना है। ये जो फार्मूले हैं इसमें आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आई जी का तो आपको पता चल जाता है, आई एल डैश का भी पता चल जाता है, मतलब सेंटर में से पास करते हुए एक्सिस और उसके अलावा जो उसके पैरेलल एक्सिस है उसका नाम आप बाहर लिख देते हैं। मसला यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर आता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द एक्सिस, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट्स चेंज होता रहता है, तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। तो इसके साथ ही हम लेक्चर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आपका कोई मसला होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप साथ साथ पूछ लिया करें, उससे ये होगा कि आपको बाद में मसला नहीं होगा अंडरस्टैंड करने में चीज़ों को। ठीक।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आज तक हमने यहाँ तक काम किया, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है इक्विमोमेंटल सिस्टम के साथ ही। नेक्स्ट हम चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम एक दफ़ा देख लेते हैं। नाम क्या है? मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इन प्लेन एंड स्पेस। आपके पास रिजिड बॉडी मौजूद है, उसके प्लेन और स्पेस में हमने मोशन ऑब्जर्व करना है। ये करने के बाद हम कुछ टॉपिक्स जो हैं वो शाम से जिसकी बुक से भी हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे और उसके साथ फिर हम वाइंड अप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।